हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम नावल पढ़ेंगे टू द लाइट हाउस, जिसको लिखा है वर्जीना वुल्फ ने। वर्जीना वुल्फ जो कि मॉडर्न नावलिस्ट थी, और जो मॉडर्न नावल होते हैं उसमें ज़्यादा प्लॉट नहीं होता, मगर उसकी जो नैरेटिव टेक्निक्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और जो वर्जीना वुल्फ है उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ की है अपनी नैरेटिव टेक्निक में। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि प्लॉट में क्या होता है, मगर करेक्टर उसके बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। इस नावल की जो सेटिंग है वो समर हाउस में है, और ये नावल डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। तो आइए डिस्कस करते हैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 का नाम है द विंडो। अब मिस्टर रामसे और मिसेस रामसे ये एक मैरिड कपल है, और इसके 8 चिल्ड्रेन हैं, यानी 8 बच्चे हैं। और इन 8 बच्चों में से सबसे छोटा जो बेटा है इनका, वो है जेम्स, और इनकी जो छोटी डॉटर है वो है केम, और इनका जो बड़ा बेटा है या सन है वो है एंड्रयू, और इनकी जो छोटी डॉटर है वो है प्रियू। इनके अलावा और भी इनके 4 बच्चे हैं, मगर वो ज़्यादा उनका जो है वो ज़िक्र नहीं होता पिलाट में। अब इनके साथ जो है वो 6 मेहमान भी होते हैं भाई। अब 8 बच्चों के साथ ऑलरेडी ये अपने समर हाउस में रह रहे हैं, और ऊपर से क्या होता है कि मेहमान भी आ जाते हैं, वो भी 6 इन नंबर होते हैं, जिसमें चार्ल्स स्टेंसले, मिस्टर कार्मिकल, लिली ब्रिस्को, विलियम बैंक्स, मिंट रॉयल, पाउल, ये सारे जो हैं उनके मेहमान हैं। अब स्टोरी स्टार्ट होती है जेम्स राम से, जो कि इनका जो है वो छोटा बेटा होता है। वो जो है वो क्या करता है कि अपने हाउस से, जो समर हाउस है उसकी विंडो से, वहाँ पे समंदर भी दिखाई देता है विंडो से, और फिर समंदर के बीच में जो है वो लाइट हाउस भी होता है। तो वो उस लाइट हाउस को देखता है, और उसके मन में एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं इस लाइट हाउस को जो है वो घूमूं और इसके बारे में जानूं। और तो वो सोचता है कि ये एक किस्म का एडवेंचरस होगा इसके लिए। समंदर के बीच बीच में जाएगा, और वो टू द लाइट हाउस पे पहुंच के वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेगा। तो ये सब कुछ एक छोटे बच्चे के लिए, जो कि 7 ईयर्स ओल्ड है, तो जेम्स के लिए ये एक एडवेंचरस बन जाता है। उसके माइंड में ये थाट आती है, और फिर वो अपने माँ और बाबा को वो बताता है। ठीक है। और अब क्या होता है कि जैसे ही वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करता है, तो मिस्टर राम से, अब जो मिस्टर राम से है, जो इनका फादर है, वो क्या है, एक बहुत क्रिटिकल माइंड है, वो रेशनल है, वो हमेशा रीजंस पे बिलीव करता है। तो वो जेम्स की थाट्स को इस तरह से रिस्पांस करता है कि हाँ, हम जाएंगे लाइट हाउस विज़िट करने के लिए, अगर कल मौसम अच्छा हुआ तो। अब ये हमेशा सरकास्टिक और क्रिटिकल कमेंट देता रहता है, तो इस वजह से जो है इसके बच्चे इसको पसंद नहीं करते। अब जो मिस्टर टेंसले, जो इसका मेहमान होता है, वो भी मिस्टर रामसे का स्टूडेंट होता है, और वो क्या करता है कि रामसे की इस बात को सपोर्ट करता है, और कहता है कि हाँ, ये ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है कि मौसम जो है वो सही ना हो कल भी। ठीक है। तो इसी वजह से जो चिल्ड्रेन होते हैं वो इनको, यानी इसके जो स्टूडेंट है मिस्टर रामसे का, उसको भी पसंद नहीं करते। दोनों की जो है वो क्रिटिकल कमेंट देने की आदत जो है वो ज़्यादा है, और इस वजह से उनको वो पसंद नहीं करते। और जो अब ये होता है कि अब रामसे के बारे में बताया जाता है, वो जो नरेट करता है अपने स्टोरी को, और अपनी जो भी उन्होंने सब कुछ जो भी काम किया है, जो भी लिटरेचर में, जो भी उन्होंने फ़िलासफ़ी में डिस्कस किया है, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, तो वो उसको जो है वो दिखाई दिया जा रहा है नावल में। अब हमें ये पता चलता है कि जो रामसे है वो, इसको शायरी की, मैथमेटिक्स की, फ़िलासफ़ी की, इनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, और ये हर वक्त अपने स्टूडेंट जो चार्ल्स टेंसले है उससे ये बातें डिस्कस करता रहता है। और फिर हमें जो एक और कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है, जो है मिस्टर कार्मिकल। मिस्टर कार्मिकल के बारे में ये बताया जाता है कि ये ये भी शायर है। ये शायर है, और ये क्या करता है कि मुख्तलिफ़ पोइट्री जो ट्रांसलेटेड करता है पोइट्री को वन लैंग्वेज से
किसी दूसरी लैंग्वेज में, और उसको पर्शियन भी आती है, और ये इंडिया में जाके काफ़ी टाइम रहा है और वहाँ पे उसने पर्शियन और जो हिंदी लैंग्वेज है वो उनको सिखाई है। और वो क्या करता है कि दूसरी जो भी शायरी दूसरी ज़बान में लिखी गई हैं उनको पर्शियन में और हिंदी में ट्रांसलेट करता रहता है। बहरहाल अभी वो जो है ये यहाँ पे आया है समर हाउस में अपनी हॉलीडेज़ को स्पेंड करने के लिए। अब यहाँ पे मिसेस रामसे जो है वो मिस्टर कार्मिकल के बारे में सोचती है कि अगर मिस्टर कार्मिकल वो टूटा इश्क में ना टूटा होता तो ये आज बहुत बड़ा फ़िलासफ़र होता। मगर खुद मिसेस रामसे को ये पता नहीं है कि जो इश्क में टूटते हैं वही ज़्यादा फ़िलासफ़र्स होते हैं। फ़िलासफ़ी उनको ही आती है जिसको इश्क की चोट लगी हुई हो। ठीक है। अब क्या करता है कि राम से अब ये होता है कि मिसेस राम से चार स्टेंसले के साथ जो है ना वो टाउन में जाती है और वो कार्मिकल से पूछती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हम आपके लिए लाएं। अब ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि मिसेस राम से और चार स्टेंस ले जाते हैं टाउन में, और वो मिसेस राम से जो है वो शॉपिंग वगैरह करती है। तो यहाँ पे चार स्टेंसले जो है ना उसको करता है कि उसको अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि हमें जो है ना वो सर्कस देखना चाहिए। वो सर्कस में जाते हैं, फिर वो शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग के दौरान वो जो चार स्टेंसले है वो क्या करता है, मिसेस राम से की जो शॉपर्स हैं जो भी बैग्स वगैरह हैं तो वो उसको उठाता है। अब यहाँ पे मिसेस रामसे जो है वो फील करती है कि चार स्टेंसले जो है वो उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीन औरत मानता है। 8 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी चार स्टेंसले का ये ख्याल है कि अभी तक उसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार है। ठीक है। अब वो वापस शॉपिंग करके जब समर हाउस में आते हैं तब वो एक और करेक्टर से हमें वर्जीनिया वुल्फ इंट्रोड्यूस कराती है, और ये करेक्टर है लिली ब्रिस्को। ये एक फ़ीमेल करेक्टर है और ये एक पेंटर है, ये एक आर्टिस्ट है, और ये क्या कर रही है, अपनी पेंटिंग पे काम कर रही है। मगर जो चार्ल्स स्टेंसले है उसने एक बार ये कहा था कि जो वुमेन कांट राइट आर पेंट्स, उसने चार्ल्स स्टेंसले ने यह कहा था कि औरतें जो है वो लिख नहीं सकती, वो पेंटिंग नहीं कर सकती। लिखना और पेंटिंग करना ये औरत का काम नहीं है। तो ये जो चार्ल्स स्टेंसले है वो स्टीरियोटाइप जो पेट्रियार्कल थिंकिंग है उसको शो कर रहा है। तो ये कमेंट जो उसने पास किया था, तो इस वजह से लिली ब्रिस्को जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, और कहीं ना कहीं पर वो भी ये सोचने लगती है, उसको इंटरनलाइज करने लगती है। तो इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और लिली ब्रिस्को जो पेंटिंग जो पिक्चर उसके माइंड में है वो बनाना चाहती है वो, मगर वो बना नहीं सकती। जब वो सोचती है तो उसके माइंड में ज़्यादा थाट्स आते हैं, सब कुछ आता है, सब क्लियर हो जाता है कि किस तरह से पेंटिंग बनानी है, किस तरह से उसका पोर्ट्रेट बनाना है। मगर जब उसको रियल में एक्चुअल में वो पेंटिंग में स्ट्रोक अपने ब्रश से लगाने लगती है तो फिर उसको जो है ना वो कंफ्यूज हो जाती है और वो नहीं कर पाती। ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे मिसेस राम से जो है वो उसकी पेंटिंग के बारे में कहती है कि कोई भी शख्स जो है वो लिली ब्रिस्को की पेंटिंग को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। और यहाँ पे ये भी सोचती है कि जिस तरह से जो है लिली ब्रिस्को जो है वो अभी तक अनमेरिड है, वो गैर शादीशुदा है, तो वो ये सोचती है कि लिली ब्रिस्को कभी शादी नहीं करेगी। मगर यहाँ पे जो है मिसेस राम से जो है उसकी इंडिपेंडेंसी को भी ज़्यादा तारीफ़ करती है कि ये बहुत बड़ी इंडिपेंडेंट लड़की है, और यही चीज़ जो है यही उसकी जो अदा है वो मिसेस रामसे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब एक और कैरेक्टर्स जो है उसके बारे में बताया जाता है जो कि विलियम बैंक्स है, और विलियम बैंक्स को जो है वो मिस्टर और मिसेस रामसे की जो बड़ी बेटी प्रियू है वो उसको अच्छी लगती है और वो उससे प्यार करता है। मगर मिसेस रामसे का ख्याल है कि विलियम बैंक्स जो है वो लिली ब्रिस्को से शादी करेगा, क्योंकि विलियम बैंक्स और लिली ब्रिस्को की एक अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा अपने साथ एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस वजह से मिसेस रामसे को ऐसा लगता है, और ये सोचती है कि ये बेस्ट कपल होगा अगर इनकी शादी हुई तो। अब क्या होता है कि लिली ब्रिस्को वो अपनी थाट्स बताती है, वो मिस्टर रामसे के बारे में सोचती है कि मिस्टर रामसे ने अभी तक ज़्यादा जो है ना वो अपने लिटरेचर से अपने बुक से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। और मिसेस रामसे जो है
वो सोच रही होती है कि विलियम बैंक्स को जो है वो लिली ब्रिस्को से शादी करनी चाहिए। तो इन दोनों औरत की जो थिंकिंग्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है। अ, अब ये होता है कि लिली ब्रिस्को वो अपने इस बारे में सोच रही होती है कि वो अपनी पेंटिंग कैसे बनाए, और मिसेस राम से वो जो है वो अपनी घर के बारे में सोच रही होती है कि उसके घर का जो फर्नीचर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओल्ड हो चुका है। वो चाहती है कि उनको रिप्लेस किया जाए, मगर वो फिर सोचती है कि ये क्यों रिप्लेस किया जाए, क्योंकि ये घर जो है वो उनका जो है टेम्पररी है, वो परमानेंट जो है वो उसकी रेजिडेंसी नहीं है, इसलिए ये बेहतर होगा कि इसको ऐसा ही रहने दें। अब मिस्टर राम से जो है वो अपने चिल्ड्रन को बताता है कि इट्स इम्पॉसिबल टू विजिट द लाइट हाउस, और यही वजह से जो है यही जो उसका जो क्रिटिकल कमेंट है, ये बच्चों को पसंद नहीं आता। फिर वो अपने बारे में सोचता है मिस्टर राम से कि अगर आज तो मैं लिख रहा हूँ, मेरा नाम है, अगर मैं मर गया तो 2 साल के बाद कोई मुझे याद भी नहीं करेगा। फिर वो सोचता है शेक्सपियर के बारे में कि शेक्सपियर 16th सेंचुरी का है, अभी तक लोग उसको याद कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मैं भी हमेशा याद रहूँ मरने के बाद भी। फिर उसको ख्याल आता है कि क्या वाकई शेक्सपियर ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए, और फिर वो सोचता है कि नहीं, इंसान की ज़िंदगी तो शेक्सपियर के बिना भी चल रही थी और चल रही होगी, अगर वो नहीं होता तो फिर ये उसके बारे में ये थाट्स आते हैं। ठीक है। फिर वो अपने आप को जो है वो नाकाम कंसीडर करता है, कहता कि मैं मुझसे ज़्यादा नाकाम शख्स जो है ना वो कोई नहीं है। फिर ये बात वो मिसेस रामसे को कहता है, और मिसेस रामसे उसको जो है ना वो कहती है कि नहीं, तुम जो है वो बहुत बड़े ग्रेट मेटाफिजिशियन हो। कहती है कि 4 स्टेंसिल है, तुम्हें मानता है कि तुम सबसे बड़े जो है ना वो मेटाफिजिशियन हो। मगर ये मिस्टर राम से फिर कहता है कि ये तो फ़कत जो है वो 4 स्टेंसिल का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम कर जाऊं कि लोग मुझे जाने, पूरी दुनिया मुझे जाने, और मैं फ़कत एक बंदे के लिए ज़रूरी नहीं हूँ, आई विल बी नीडेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये उसको कहता है मिसेस रामसे को। और मिसेस रामसे उसको कहती है कि चलो छोड़ो इन बातों को, टेक इट इजी एंड एंजॉय योर स्वाइल। और उसके बाद जो है वो कार्मिकल के बारे में बताया जाता है कि उसकी जो दाढ़ी है वो येलो टाइप की कलर की है। वो अभी उसने ओपियम लिया है, तो उसकी वजह से उसका जो ओपियम का जो है वो उनकी दाढ़ी पे जो है ना वो चिपड़ गए हैं, तो इस वजह से उसका जो है येलोइश कलर है। और फिर जो है लिली अपने बारे में सोचती है। वो जब मिस्टर राम से, मिसेस राम से और उनकी चिल्ड्रेन को देखती है उनके बच्चों को देखती है, तो फिर वो सोचती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में जो बेस्ट थिंग थी वो मिस की है। वो इसलिए क्योंकि वो कहती है कि ये अनमेरिड लेडी है, तो इसके बाद जो है अपना घर नहीं है, अपने बच्चे नहीं हैं, तो ये जो है वो बेस्ट थिंग है ज़िंदगी में जो इसने मिस की है। अब मिंटा और पाउल जो कि वो भी गेस्ट हैं, वो उनके बारे में बताया जाता है। और मिंटा और पाउल जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और मिसेस राम से सोचती है कि बहुत जल्द वो दोनों शादी करेंगे, और मिसेस राम से सोचती है कि यह भी बहुत बड़ा एक अच्छा और नाइस कपल होगा। अब जो चार्ल्स टेंसले है वो इन प्रू को पसंद करता है, मगर मिसेस राम से इस बात को जो है वो लाइक नहीं करती। वो चाहती है कि प्रू की शादी कभी भी चार्ल्स टेंसले से ना हो। और मैं मिसेस राम से ये भी यहाँ पे सोचती है कि जो उनके जो छोटे बेटे हैं जेम्स, और छोटी डॉटर हैं केम, वो इसी एज में रहें, वो कभी बड़े ना हो। वो उनको उनकी एज को, उनकी इनोसेंस को प्रिजर्व करना चाहती है। ये उनका थाट्स यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है। फिर अब क्या होता है कि डाइनिंग टेबल पे सब बैठे होते हैं, और यहाँ पे जो लिली ब्रिस्को है वो ऑब्जर्व करती है कि जब मिसेस राम से जब डाइनिंग टेबल पे आती है तो वो एक शहजादी लगती है, वो एक क्वीन लगती है, कि पूरा डाइनिंग टेबल और जो भी लोग हैं वो उनका सेंटर है वो। और ये मिसेस राम से ये जो सब लोगों को इकट्ठा करके उनके बीच में जो है वो प्यार मोहब्बत को बरकरार रखती है। अब यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे जब वरी फिर से जो है
फादर जो है नेगेटिव कमेंट पास करता है कि हम जो है वो लाइट हाउस पे नहीं जा सकते। तो फिर से जो है बच्चे ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। और अब इस टाइम और फिर क्या होता है कि मिंटा और पाउल जो है वो इंगेजमेंट कर लेते हैं। अब जो है वो एक सीन होता है जहाँ पे मिस्टर रामसे और मिसेस रामसे अपने रूम में होते हैं और मिसेस रामसे जो है वो निटिंग कर रही होती है, वो स्टॉकिंग बना रही होती है। अभी वो अपने काम में मसरूफ़ होती है। फिर मिस्टर रामसे जो है वो उसका फोकस जो है वो मिसेस रामसे के ऊपर होता है। वो चाहता है कि मिसेस राम से उसे कहे कि वो उससे प्यार करती है, वो उससे प्यार का इजहार करे, मगर मिसेस राम से प्यार का इजहार नहीं करती, उसको जो है वो आई लव यू इस तरह का रिस्पांस नहीं देती। अब यहाँ पे जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मगर पार्ट 1 में एंड में हमें ये पता चलता है कि मिस्टर राम से जो है उसको हमेशा जो है वो सिंपैथी चाहिए अपनी वाइफ से, ठीक है। और वो सिंपैथी उसको अपनी वाइफ से ही मिलती है और ये चाहता है कि कोई उसको बताए कि ये बहुत बड़ा राइटर है और ये चाहता है कि कोई ऐसा हो जिसको वो स्टोरीज़ अपनी सुनाए, अपने जो भी उसने लिखा है वो सुनाए, और ये हमेशा मिसेस राम वो पूरी करती है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो पार्ट 1 है वो ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 2 जिसका नाम है टाइम पासिस। अब इसका टाइम पासिस नाम क्यों है? क्योंकि अब जो है वो टाइम शिफ्ट है नावल में, और नावल की स्टोरी जो है वो 10 साल बाद स्टार्ट होती है। अब ये बताया जाता है कि इन 10 साल के दौरान जो वर्ल्ड वार 1 है वो लगी थी और अब वो ख़त्म हो चुकी है। और बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वार 1 जो राम से फैमिली और उसके गेस्ट हैं उन्होंने कभी भी इन 10 सालों में जो है वो समर हाउस का विज़िट नहीं किया। तो इस वजह से अब ये बताया जा रहा है कि जो समर हाउस है वो एक डिजर्टेड प्लेस हो गई है, और यहाँ पे जो उनकी जो नौकरानी है मिसेस MC नैब, वो उनके हाउस की कंडीशन बताती है और वो बताती है कि किस तरह से हाउस जो है वो अब खाली खाली सूना सूना हो गया है। और वो बताती है कि जो वार का जो अफेक्ट है वो भी उस हाउस में दिखाया जा रहा है, कि उसका जो फर्नीचर है जो भी है, जो भी उसकी जो पहले सेटिंग थी वो अब सेटिंग नहीं रही है। उसका फर्नीचर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और ज़्यादातर टूट फूट चुका है। और फिर मैं यहाँ पे जो है ये नौकरानी जो है वो मिसेस रामसे की एक डाटर से जो है ना वो एक लेटर रिसीव करती है कि उसकी डाटर लिखती है कि वो समर हाउस आ रहे हैं। तो 10 साल के बाद समर हाउस आ रहे हैं, तो वो नौकरानी क्या करती है कि उसकी सफाई करने के लिए, उसको पहले जैसा बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करती है। मगर ये तो ओल्ड होती है तो वो सारे काम सर अंजाम नहीं कर सकती। तो फिर वो क्या करती है, एक और नौकर को बुलाती है, वो फिर वो जो है वो उसकी हाउस की सेटिंग कर देती है, ठीक है। मगर यहाँ पे अब जो टाइम पासिस में ये भी हमें बताया जाता है कि इस दौरान ये हुआ था कि मिसेस रामसे मिसेस रामसे मर चुकी है, ठीक है। और प्रियू उसकी शादी होने के बाद चाइल्ड बर्थ के दौरान वो भी मर चुकी थी। और एंड्रयू वर्ल्ड वार 1 में फ्रांस में मर गया था जब उसने जो है आर्मी ज्वाइन की थी, ठीक है। तो अब स्टोरी इस तरह से होती है कि वो बताया जाता है कि वार किस तरह से जो है वो सारी चीज़ों को उसने चेंज कर दिया, और नाउ मैनी थिंग्स हैड चेंज ड्यूरिंग द वार। अब यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि किस तरह से और भी ज़्यादा चेंजिंग्स आई, जैसे कि यहाँ पे पहले पहले इस समर हाउस में लिली ब्रिस्को पहुँचती है और मिस्टर कार्मिकल पहुँचता है। मिस्टर कार्मिकल अब उसने एक पोइट्री का वॉल्यूम पब्लिश किया था और उससे ज़्यादा वो उसको नेम भी मिला, फेम भी मिला, और अब ये बहुत बड़ा शायर बन चुका है। अब यहाँ पे ये भी बात दिखाई जा रही है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जो इंग्लिश लिटरेचर में जो पोइट्री का रिवाइव हुआ वो किस तरह से हुआ। फिर वार में के बाद लोगों ने शायरी को पसंद करना शुरू किया, तो ये नावल में भी बताया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे यही होता है इस पार्ट 2 में। अब यहाँ पे पार्ट 2 ख़त्म होता है और पार्ट 3 वो शुरू होता है। अब पार्ट 3 का नाम है लाइट हाउस।
अब लाइट हाउस इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो जेम्स की ख्वाहिश थी लाइट हाउस देखने की वो पूरी हो जाती है, इस वजह से इस पार्ट 3 का नाम जो है वो लाइट हाउस है। अब मिस्टर रामसे, केम, जेम्स ये जा रहे हैं लाइट हाउस देखने के लिए, मगर अब जेम्स जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है लाइट हाउस देखने के लिए, मगर उसको उसके फादर ने उसको फोर्स किया है विज़िट करने के लिए, इसलिए वो जा रहा है। क्योंकि जब इसने ख्वाहिश की थी लाइट हाउस देखने के लिए तब वो 7 साल का बच्चा था, अब वो एक अडल्ट यानी 16 ईयर्स ओल्ड है। तो अब 10 साल के बाद जो इसकी जो चॉइस थी वो भी डिफरेंट हो गई है, अब उसकी ज़िंदगी भी डिफरेंट हो गई है। अब 7 साल के बच्चे और 16 साल के बच्चे में फ़र्क तो होगा। अब वो अब मतलब वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, अब वो लाइट हाउस को देखना भी नहीं चाहता, मगर इसके फादर जो है वो उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे लिली महसूस करती है कि मिस्टर राम से उसे जो है वो सिंपैथी गेन कर रहा है, गेन करना चाहता है, मगर लिली ब्रिस्को यहाँ पे उसको जो है वो सिंपैथी नहीं देती। वो उसके लिए कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलती जिसके लिए वो अम, उसको अच्छा लगे या वो उसको सिंपैथी शो करे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल ये क्या होता है कि ये राम से जो है वो अपने चिल्ड्रन के साथ जो है वो लाइट हाउस के लिए रवाना हो जाता है। अब लाइट हाउस के सफ़र के दौरान रामसे और जेम्स, कैम तीनों जो है वो खामोश खामोश रहते हैं, मगर यहाँ पे क्या करता है जो सेलर जो वो शिप चला रहा होता है वो उनको ज़्यादा स्टोरीज सुनाता है, मगर कोई चिल्ड्रन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, मगर मिस्टर राम से जो है वो ज़्यादा कमेंट करता है और उसको ज़्यादा डिस्कस करता है, मगर फिर भी जो है वो बच्चे खामोश रहते हैं। फिर क्या करता है आखिरकार मिस्टर राम से जो है वो उस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है। वो क्या करता है केम को टीज़ करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है, मगर केम जो है वो खामोश रहती है। मगर फाइनली केम को ये रियलाइज़ होता है कि उसका जो फादर है वो इतना बुरा भी नहीं है, मगर वो डिफरेंस ये है कि ये एक वाइस बंदा है, ये अक्लमंद बंदा है, मगर इसकी जो बातें होती है वो बातों तक तो ठीक है, मगर इसका इंटेंशन कुछ ख़राब नहीं होता, मगर कि भले ही इसकी बातें जो है वो क्रिटिकल हो, सरकास्टिक हो, मगर फिर भी ये अपने बच्चों से प्यार करता है। मगर जेम्स राम से जो है वो सोच रहा होता है कि केम जो है वो अब उसकी कंपनी को छोड़ के फादर का साथ देने जा रही है, मगर जेम्स राम से अभी तक जो है अपने फादर से प्यार नहीं करता। उसको अभी भी लगता है कि अगर इस तरह की बातें जो वो केम से कर रहा है अगर मेरे से करता तो मैं चाकू निकाल के उसके पेट में घुसा देता। तो वो कहता कि अगर मेरे साथ ये बातें करता तो वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब लिली के बारे में तो बताया जाता है कि लिली जो है वो अपनी वो रियलाइज़ करती है कि मिस्टर रामसे को जो है वो सिंपैथी की ज़रूरत है, और उसको फील होता है कि यस उसको सिंपैथी की ज़रूरत है और उसको देनी चाहिए, तो यही उसको सिंपैथी देने के लिए अब राज़ी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लिली फिर इसको वो मिसेस रामसे को बहुत ज़्यादा याद करती है। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के लिए के थ्रू पास में जाती है, फिर वो मिसेस रामसे के बारे में सोचती है और वो जो भी उसकी जो पास की मेमोरीज हैं उसके बारे में सोचती हैं। फिर वो क्या होता है कि वो अपनी इमेजिनेशंस में इतनी मगन हो जाती है, फिर वो क्या कहते हैं कि एक चीज़ देखती है रूम में, एक वाइट वाइट कलर की एक चीज़ होती है जो रूम में अचानक आती है, और फिर उसको लगता है वो ये क्या करती है कि वो किराए करती है कि वो कहती है कि मिसेस राम से, मिसेस राम से, मगर ये जो वर्ड्स हैं वो कोई भी और दूसरा कैरेक्टर नहीं सुनता, फ़कत ये बोलती है, यही सुनती है, और जो वाइट थिंक है वो भी फ़कत यही देखती है। ठीक है, फिर से सीन जो है वो वहाँ पे रामसे की तरफ जाता है। ठीक है, अब रामसे क्या करता है कि वो कहता है कि अब लंच टाइम है, तो वो अपने बच्चों के साथ लंच करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा तो मौसम ख़राब होता है, तो वो जो सेलर था जो वो शिप चला रहा होता है वो ओल्ड होता है और उससे वो अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वो क्या करता है, जेम्स क्या कहता है कि कहता कि अब जो है वो शिप में चलाऊँगा, और फिर वो शिप चलाता है, और शिप चलाते चलाते वो उसको रफ वेदर में और टाइमली जो है उन सब कैरेक्टर्स को लाइट हाउस पे पहुंचा देता है।
अब यहाँ पे जो सेलर था वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है जेम्स रामसे की, मगर जेम्स रामसे यहाँ पे सोचता है कि ये तो तारीफ़ कर रहा है बंदा, मगर मेरा फादर कभी भी मेरी तारीफ़ नहीं करेगा। मगर ये इसका गलत अंदाज़ा था। उसका फादर भी उसकी तारीफ़ करता है, उससे कहता है कि तुम्हारा तो तुम में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें टाइमली पहुंचा दिया, और जो है ना तुमने अच्छे नमूने से कंट्रोल किया शिप का ड्यूरिंग द रफ वेदर। तो यहाँ पे जो केम जो कि पहले ही उसने रियलाइज़ किया था फादर के प्यार को, अब जेम्स भी उसको रियलाइज़ करने लगता है। अब तीनों के बीच में जो है वो उनका जो प्यार, जो रीयूनियन थी वो बहाल हो जाती है। फिर तीनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और तीनों बहुत ज़्यादा खुश हैं एक अपने साथ में रह के, ठीक है। और यहाँ पे अब लिली ब्रिस्को के बारे में बताया जाता है कि लिली ब्रिस्को जो है उसने भी अपनी पेंटिंग मुकम्मल कर ली है। अब जो लिली ब्रिस्को की जो पेंटिंग थी वो क्या थी, वो उसने अपनी पेंटिंग में मिसेस रामसे का एक पोर्ट्रेट बना के, वो जो है वो किस तरह से एक सेंटर है सब कैरेक्टर्स का, और उसका जो आइडियल कैरेक्टर था, रोल था एज अ मदर या जो भी था उसका रोल, वो उसने इस पोर्ट्रेट में शो करने की कोशिश की थी, और अपनी कोशिश में वो कामयाब हो चुकी थी। तो यहीं पे ये जो नावल है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो आई होप यू हैव enjoyed it. So thank you so much. Bye bye.